ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक होती है, 11th की ऑर्गेनिक 12th में ऑलमोस्ट रिपीट होती है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले लिखो, कन्फॉर्मेशनल तो कर चुके हैं आप, अब हमें करना है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में आप लिखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेशन इसकी ये है, लिखें आइसोमेरिज्म arises due to restricted rotation about C double bond C और रिंग, ब्रैकेट में लिख लें, rises due to restricted rotation about C double bond C और ring, comma, is known as geometrical isomerism। तो देखो ये है सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं होते, जैसे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने की थी, फ्री रोटेशन होते हैं, बट सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं होते। यहां पे कोई भी एटम हो सकता है ए बी, बट ये डिफरेंट होने चाहिए। यहां कोई एटम हो सकता है ए बी, ये डिफरेंट होने चाहिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहां ए बी एटम है और यहां कोई और है एक्स वाई। ऐसे मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ऐसे मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। बट अगर किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे, अगर किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे लाइक ग्रुप आ गए, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर लाइक ग्रुप आ गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे लाइक ग्रुप अगर आ जाएं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तो पॉइंट ये है, आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मैंने डेफिनेशन बिगिनिंग में लिखाई थी कि स्टीरियो आइसोमर्स में किस चीज का डिफरेंस होना चाहिए। आंसर है एटम की रिलेटिव पोजीशंस का डिफरेंस होना चाहिए। एटम्स की रिलेटिव पोजीशंस का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पे देखें सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट दोनों एटम लाइक एटम सेम साइड है, अबाउट सी डबल बॉन्ड सी लाइक एटम सेम साइड है। ओके, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं,
एक ही एटम पे इंटरचेंज कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बॉन्डिंग बदल दी, बॉन्डिंग नहीं बदली, रिलेटिव पोजीशन बदल दी। तो क्या ओवरऑल मॉलिक्यूल में एटम की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई? देखो ध्यान से, यहां लाइक एटम सेम साइड थे, यहां लाइक एटम डबल बॉन्ड के अपोजिट चले गए। और ये सेकंड केस में भी हो सकता है, किसी एक कार्बन के दो ग्रुप बदल दें, किसी एक कार्बन के दोनों ग्रुप को इंटरचेंज कर लें, तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ही डिफर कर जाएगा, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। यहां मैंने एक्स और वाई को बदल दिया, तो आप डिफरेंस देखें, यहां ए के साइड में एक्स था अबाउट सी डबल बॉन्ड सी, इसमें सी डबल बॉन्ड सी में ए के साइड वाई आ गया अबाउट सी डबल बॉन्ड सी। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। बट क्या थर्ड में ये हो सकता है? अगर मैं इन दोनों ए को इंटरचेंज करूंगा, एक्स वाई को इंटरचेंज करूं, विल इट बी द डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन? बताओ, अगर मैं मान लो ऐसे कर दूं, यहां y लिख दूं, यहां x लिख दूं, आर दीज टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सी डबल बॉन्ड सी? यहां देखें, ए के साइड में x है अबाउट सी डबल बॉन्ड सी, क्या फर्क पड़ गया? अभी भी ए के साइड में x है, क्योंकि ये तो लाइक ही है ना दोनों। तो पॉइंट सीधा ये है कि अगर किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो लाइक ग्रुप आ जाएं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को सेपरेटली देखना, एक कार्बन को देखना ये दो ग्रुप डिफरेंट, फिर दूसरे कार्बन को देखना ये दो डिफरेंट। अब ये जो दूसरे कार्बन पे मैंने दो डिफरेंट लिखे हैं, वो ए बी भी हो सकते हैं और एक्स वाई भी हो सकते हैं, बट ए एंड बी मस्ट बी डिफरेंट। पॉइंट इज दिस। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? दोनों में है, किसी एक में है, या एक में भी नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, आपको देखना है सी डबल बॉन्ड सी। इस सी डबल बॉन्ड सी में इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है? दो हाइड्रोजन है कि नहीं? तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। अगर किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे लाइक ग्रुप आ गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। ये तो मैंने पहला बनाया, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो लाइक ग्रुप हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। व्हाट अबाउट सेकंड? एक इस पे मिथाइल ग्रुप है और एक एच है, ये दोनों डिफरेंट हैं। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जरा देखें, एक मिथाइल है और एक एच है, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है। तो आपको ये देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट हैं कि नहीं, सिंपल है। अगर किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे लाइक ग्रुप मिल गए या लाइक एटम मिल गए, तो समझ लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। You cannot make two different spatial arrangement about C double bond C.
अगर इन दोनों H को इंटरचेंज कर दें तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट अगर लाइक ग्रुप अपोजिट हैं डिफरेंट कार्बन पे, तो ऐसे आइसोमर को कहते हैं ट्रांस। इसका नाम हो जाएगा पूरा ट्रांस टू ब्यूटीन। और अगर सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट दोनों लाइक ग्रुप सेम साइड हैं, तो ऐसी एल्कीन को कहते हैं सिस। ये है सिस टू ब्यूटीन। तो ये जो वर्ड लिख रहे हैं आप ट्रांस और सिस, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ये सिस और ट्रांस वर्ड क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? सिस का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइक ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड्स, like group are on same side of C डबल बॉन्ड C, ये मतलब है इसका। और ट्रांस का मतलब क्या है? like groups are on opposite side of C डबल बॉन्ड C, like groups are on opposite side of C डबल बॉन्ड C। जल्दी लिखो, लिख लिया इसको? देख लें ध्यान से, ध्यान से देखें आप। जैसे मेरे पास ये है, अब मैं दूसरा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं इसका। ऐसे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में पूरा एल्कीन जो डायरेक्ट एटम बॉन्डेड है, जैसे एक H ले लिया मैंने और ये F, ये H, ये F, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, और ये सारे एटम एक प्लेन में लाई करते हैं। ये सारे एटम एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक नहीं बना ये प्लेन। ये सारे एटम एक प्लेन में लाई करते हैं। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। डबल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच एटम। ये जो आपने बॉन्ड बनाए हैं, ये सॉलिड वेज और ये डैश वेज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आप हैं तो ये आपसे दूर जा रहा है, और एफ है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर।
और ये सारे एटम एक प्लेन में लाई करते हैं। और डबल बॉन्ड की जगह आप रिंग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल बॉन्ड की जगह आप रिंग भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक 3 मेंबर्ड रिंग ले ली, आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि 3 मेंबर्ड रिंग में 2 कार्बन ऐसे मिलने चाहिए जिन पे ग्रुप डिफरेंट हो। ये H ले लिया, ये F ले लिया। बताओ आप ये कौन सा आइसोमर मैंने बनाया, सिस या ट्रांस? तो ये है सिस आइसोमर। तो रिंग में 2 कार्बन ऐसे मिलने चाहिए, रिंग में 2 कार्बन ऐसे मिलने चाहिए जिन पे ग्रुप डिफरेंट हो। सेपरेटली एनालाइज करना, एक कार्बन को 2 ग्रुप डिफरेंट हो, फिर नेक्स्ट कार्बन को 2 ग्रुप डिफरेंट हो। और ये मैंने बना दिया ट्रांस आइसोमर। तो ओपन चेन में C डबल बॉन्ड C और रिंग में कोई भी 2 कार्बन आप ले लें, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा, इन 2 मॉलिक्यूल में से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? दोनों में है, या किसी में नहीं है, या किसी एक में है? जस्ट इतना पहचाने किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। बोथ, नन और एनी वन? किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है? इतनी देर लगेगी तब क्या होगा आपका, ये बताने में किस में है किस में नहीं है, डेफिनेशन डिसाइड करने में। चलो देखो, अभी भी कई बच्चे न्यूट्रल हैं, बिल्कुल ब्रेन एक्टिवेट ही नहीं करते क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है जवाब देने की। बिल्कुल सामान्य बुद्धि का काम है, इट इज। अगर आप 5वीं के बच्चे को बचा ना, 5th क्लास के बच्चे को, वो भी कर लेगा। इसमें कोई केमिस्ट्री थोड़ी है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, एंटी ऐसी टाइप बात है, नो केमिस्ट्री। मैंने बना दिए 6 कार्बन। अब मैं एक एक करके सारे कार्बन ढूंढूंगा और मुझे 2 कार्बन ऐसे चाहिए जिन पे ग्रुप डिफरेंट हो। इस कार्बन पे ये 2 ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन पे ये 2 ग्रुप डिफरेंट हैं। मुझे कम से कम 2 कार्बन ऐसे चाहिए जिन पे ग्रुप डिफरेंट हो, तब हम स्पेस में रिलेटिव पोजीशन बदल सकते हैं, वरना नहीं बदल सकते, डिफरेंट मिलेगा ही नहीं। लेट अस सी, एक एक करके देखते हैं। इस कार्बन पे क्या 2 ग्रुप डिफरेंट हैं? बताओ मुझे। दोनों सेम है। क्या इस कार्बन पे डिफरेंट है? सेम है। क्या इस कार्बन पे डिफरेंट है? सेम है। हाँ, इस पे डिफरेंट है,
एक Cl है, एक H है। चलो एक कार्बन मिल गया हमें, एक कार्बन मिल गया जिसपे ग्रुप डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट ढूंढते हैं। दो कार्बन चाहिए, कम से कम दो। इस कार्बन पे बताओ क्या है, दोनों H हैं। इस कार्बन पे दोनों H हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। कम से कम दो कार्बन चाहिए जिन पे ग्रुप डिफरेंट हो। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल सामान्य बुद्धि का काम है, इसमें क्या डिफिकल्ट काम है। नाउ चेक द सेकंड वन। मुझे साफ साफ दिख रहे हैं दो कार्बन जिन पे ग्रुप डिफरेंट है। एक ये H और Cl, एक ये H और Cl, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब ऐसा आप कहोगे ये तो बहुत दूर दूर है। मुद्दा ये नहीं है कि दूर दूर है। रिंग में कोई भी दो कार्बन हो, दो कार्बन हो, तो आप दो डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस बना सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, बस Cl दिखाना, H दिखाने की जरूरत नहीं है। बताओ ये कौन सा आइसोमर है और ये कौन सा आइसोमर है? कोई भी बता देगा। इसका नाम है सिस 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और ये है ट्रांस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप बताओ, अगर मैं इसमें करने की कोशिश करूं दो डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन, क्या कर सकता हूं मैं? बताओ, इनमें से किसको इन और आउट करूं मैं, किसको टुवार्ड्स अवे ऑब्जर्वर करूं? ये तो सेम ही है। इनमें से किसको टुवार्ड्स अवे करूं? ये तो सेम ही है। इनमें से किसको टुवार्ड्स अवे करूं? ये भी सेम है। तो अगर हमें स्पेस में रिलेटिव पोजीशंस बदलनी है, बॉन्डिंग नहीं, स्पेस में रिलेटिव पोजीशंस बदलनी है, तो कम से कम दो कार्बन ऐसे चाहिए जिन पे ग्रुप डिफरेंट हो। यस और नो? सीधा सा है। कम से कम दो कार्बन ऐसे चाहिए, तो एक एक कार्बन को देखना शुरू करो। आ गया समझ में? ओके, चलो इसको पूरा करते हैं। थोड़ा आपको स्क्रीन दिखा दूं मैं। ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, ये है मेरे पास एक एल्कीन। अभी आपको दिखेगी, चिंता मत करो। ये एल्कीन है। एक मैं फ्लोरीन ले रहा हूं यहां पर, और बाकी हाइड्रोजन्स। काम की चीज आप नोट करें कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है,
ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, इनसे डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, ये सब एक प्लेन में होते हैं, दे आर इन वन प्लेन। एंटायर मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए आसानी से कि ये चारों एटम एक प्लेन में है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी भी उसी प्लेन में है, ऑल आर इन वन प्लेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब अगर मैं इन फ्लोरीन और एच को इंटरचेंज करूं, फ्लोरीन और एच को इंटरचेंज करूं, तो क्या स्पेस में रिलेटिव पोजीशंस नहीं बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगी। अब जरा सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। ये तो है सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट जो सेम साइड ग्रुप लाई करें, लाइक ग्रुप, तो ये हो जाएगा सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ध्यान देना ये प्लेनर है पूरा। तो ये तो हो गया सिस। और लाइक ग्रुप अगर अपोजिट चले जाएं तो क्या कहलाएगा? ये ट्रांस। ये तो आसानी से पहचान लेंगे। बट हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उनको हम कैसे शो करते हैं? डैश वैज से। और जो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर होते हैं उनको सॉलिड वैज से दिखाते हैं, सॉलिड। समझ में आ गया? वेज एंड डैश, वेज एंड डैश क्लियर है आपको? क्या दिखाना चाह रहे हैं हम? बॉन्ड्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। अब आप ऐसा नहीं है कि दोनों को अवे को टुवार्ड्स नहीं कर सकते, ये सिस है, ये सिस है, और सिस तो ये भी है, ये डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, सेम मॉलिक्यूल है, बस प्रेजेंटेशन अलग रहा। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि दोनों लाइक बॉन्ड अवे होने चाहिए या दोनों लाइक बॉन्ड टुवार्ड्स होने चाहिए। आई डिड नॉट से दैट। मैंने कहा दोनों लाइक बॉन्ड सेम साइड होने चाहिए अबाउट सी डबल बॉन्ड सी। मैंने कहा सेम साइड, चाहे वो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर हो और चाहे वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो, दोनों केस में ये क्या कहलाएगा? सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेम ही मॉलिक्यूल है, नो चेंज। लाइक ग्रुप डबल बॉन्ड के अबाउट सेम साइड होने चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई सिस की। अब अगर मैं किसी एक कार्बन पे ग्रुप लाइक कर दूं, लाइक ग्रुप कर दूं एक कार्बन पे किसी पे, फिर क्या होगा? अगर लाइक ग्रुप कर दूं तो क्या अब आप दो डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन बना सकते हो? बताओ जरा, अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं तो कोई चेंज दिखाई पड़ेगा आपको? बहुत बढ़िया। तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए अगर किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे, किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो गए तो फिर उस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। You cannot make two different arrangements or two different relative positions about C double bond C। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी इथीन की। नाउ साइक्लोप्रोपेन लेता हूं मैं, साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपेन। सिंपल, अगर इन पे हाइड्रोजन में ले लूं तो साइक्लोप्रोपेन है, आपको नजर आ गया होगा, दिख रहा है आपको? तीनों कार्बन बिल्कुल लाइक हैं, ये साइक्लोप्रोपेन है।
ठीक है, अब मैं इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहा हूं। चलो ठीक है, देखो अगर दोनों फ्लोरीन मैं अवे कर दूं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ये बन गया कौन सा आइसोमर, सिस या ट्रांस? आप नोट करें ध्यान से, दोनों क्लोरी अवे सेम साइड है, एक तो रिंग के सेम साइड है और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। अगर मैं टुवार्ड्स ऑब्जर्वर कर देता तो भी सिस ही बनना था। दोनों अवे सेम साइड है तो ये सिस है। और अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो डिफरेंट पोजीशन दिखेंगी स्पेस में कि नहीं दिखेंगी, बताओ? अगर मैं फ्लोरीन और एच को बदल दूं तो अगर मैं फ्लोरीन और एच को बदल दूं तो स्पेस में पोजीशन बदल जाएंगी ना। अब जरा सोचो, केवल एक ही कार्बन ऐसा हो जिसपे ग्रुप डिफरेंट हो, बाकी सब पे लाइक हो, तो क्या हम दो डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं? कॉमन सेंस लगाओ, मैंने ये ले लिया, क्या इस पे दो डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकती हैं? किसको इंटरचेंज करें बताओ जिससे डिस्ट्रीब्यूशन डिफर कर जाए? इन दोनों को डिफरेंट रीअरेंज करें, इंटरचेंज करें, इनको इंटरचेंज करें या इनको, क्या दूसरी डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन आप बना सकते हो? अगर मैं इस पे चलो दो Cl ले लूं हाइड्रोजन की जगह, क्या इसमें ये काम कर सकते हैं? तो आंसर है इसमें दो डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन नहीं बन सकती। तो ये मैंने 3 मेंबर्ड रिंग का लेके दिखाया। अभी मैंने जो प्रॉब्लम पूछी थी वो 6 मेंबर्ड रिंग की थी। वो समझ में आ गई अब आपको? मुस्कान बेटा समझ में आ गई आपको? तो क्या चीज देखना है आपको रिंग में? रिंग में आपको देखना है मिनिमम 2 कार्बन्स बॉन्डेड विद डिफरेंट ग्रुप्स। और ओपन चेन में क्या देखना है बेटा? ओपन चेन में डबल बॉन्डेड कार्बन्स। ठीक है, अब ये अभी ये ओपन है स्क्रीन, तो मैं एक और साथ साथ आपको प्रॉब्लम बता दूं। बढ़िया प्रॉब्लम है, ये कंपटीशन में अक्सर आती है, थोड़ा बॉन्डिंग बेस्ड है, फिर भी मैं उसको अभी डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि बार बार ये दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करना, अरेंज करना टाइम कंज्यूमिंग है। देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है ये 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन मेरे पास है। अगर मैं कहूं बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स। कोप्लेनर एटम्स आप जानते हैं क्या होता है? कोप्लेनर एटम्स का क्या मतलब है? एटम्स विच लाई इन सेम प्लेन। बता सकते हो आप कितने एटम्स होंगे सेम प्लेन में? तो अभी अभी मैंने बताया कि डबल बॉन्डेड कार्बन और उससे बॉन्डेड नेक्स्ट
उससे बॉन्डेड नेक्स्ट एटम, ये सब एक प्लेन में होंगे, यस और नो? तो ये कितने हो गए बताओ? 6 हो गए। ओके, अब ये पूरा CH3 ग्रुप है, ये पूरा CH3 है। इस CH3 में क्या होगा, केवल एक एटम प्लेन में आएगा, केवल एक एटम प्लेन में आएगा। तो एक H यहां से प्लेन में आएगा, एक H यहां से प्लेन में आएगा। टोटल 8 को प्लेनर एटम्स होंगे। ये दोनों H आउट ऑफ प्लेन होंगे, क्योंकि इसके अबाउट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देखो ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे इसलिए ली बॉन्डिंग बेस्ड, क्योंकि मेरे पास ये दूसरी 3 डायमेंशनल स्क्रीन ओपन है, इस मैं आपको दिखा सकता हूँ तुरंत, देख लो जल्दी। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए, वैसे जिनको बॉन्डिंग ठीक से आती है उनको समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आया मतलब बॉन्डिंग की गड़बड़ी है। ये मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया है 2 ब्यूटीन, मैंने हाइड्रोजन अरेंज कर दी, और दूसरा मॉडल ज्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए, ये है। जरा देखें आप इसको, पहले तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये 2 ब्यूटीन है, यहां डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड दिखता नहीं। पहले तो ये देखो कि ये 2 ब्यूटीन है, यस और नो? अब देखो मैं कौन कौन से एटम की बात कर रहा हूं एक प्लेन में, एक ये एटम, एक दोनों कार्बन, और ये हाइड्रोजन्स, और ये कार्बन, ये तो एक प्लेन में है ही है। फिर इस कार्बन के जो 3 H हैं, इन 3 H में से केवल एक ही H प्लेन में होगा, केवल एक। इसी तरह से इन तीनों H में से कोई एक प्लेन में होगा, सारे नहीं हो सकते। आपको दिखाता हूं मैं, देखो मैंने प्लेन ले लिया, ध्यान दो, ये जो H है ना, ये H ये प्लेन में है, देखो दिख रहा है आपको? ये 2 H आउट ऑफ प्लेन है, ये 2 H आउट ऑफ प्लेन है। तो CH3 ग्रुप में से कोई केवल एक H ऐसा होगा जो प्लेन में आएगा, बाकी 2 आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। तो मैक्सिमम कोप्लेनर एटम्स का क्या नंबर है 2 ब्यूटीन में बताओ? 8। आ गया समझ में सबको, यस और नो? अब मैं स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, अगले क्वेश्चन में आप अपने आप करेंगे, विदाउट स्क्रीन करेंगे आप बताओ, अगर मैं इसमें 2 पेंटीन कर दूं तो क्या आंसर होगा आपका? मैक्सिमम कोप्लेनर एटम्स इन 2 पेंटीन। अगर आपने इसमें बता दिया तो मैं मान लूंगा कि पिछला आपको रियली में समझ में आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स इन 2 पेंटीन। अरे जल्दी करो, इतनी देर थोड़ी लगती।
देखो मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक इसी तरह से पढ़ाऊंगा, आपको सारा स्क्रीन पे 3D दिखाऊंगा, पर इसके लिए टाइम चाहिए, वो 12th में करेंगे। अभी मैं जो बता रहा हूं आप उतना समझ लें तो अच्छा है। ये मैंने एटम बना दिए जो एक प्लेन में लाई करेंगे। मैक्सिमम हमें चाहिए तो मैंने मैक्सिमम के लिए ये ले लिया। ये जो मैंने एच रेड कलर से बनाए हैं ये आउट ऑफ प्लेन है। कितने एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं बताओ, काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैक्सिमम को प्लेनर एटम्स 9 है। समझ में नहीं आया मुझे कि मेजॉरिटी को 7 कैसे दिख रहे थे। क्या इसका आगे 3D दिखाना जरूरी है या आपको समझ में आ गया? देखो अगर आपको 3D की जरूरत महसूस हो रही है तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप चीजों को रटते हैं, समझते नहीं है। आई कैन से गारंटीड इनफैक्ट कि आपकी हैबिट रटने की है, समझने की नहीं। और जिसकी समझने की है उसको एक ही 3D काफी है। फिर भी देख लो, आपका अपना स्वभाव है, उसको बदल नहीं सकते। कुछ बच्चे समझने में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ रटने में इंटरेस्टेड होते हैं। मैं इसको 2 पेंटीन में बदल रहा हूं। ये बदल दिया मैंने 2 पेंटीन में। आप ध्यान से देखें, CH3 CH2 CH CH2 2 पेंटीन बना दिया। अब मैं एक एंड से काउंट कर रहा हूं नंबर जो एक प्लेन में है। हो सकता है ऐसे आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, दूसरा मॉडल में दिखाता हूं। ये काउंटिंग करें ध्यान से, देखो ये है केस। आप ऐसे करो, टोटल एटम गिन लो और टोटल एटम में 6 माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? यही आउट ऑफ प्लेन दिख रहे हैं ना, बाकी तो एक प्लेन में दिख रहे हैं, साफ साफ है। ये सारे एक प्लेन में है, ये आउट ऑफ प्लेन दिख रहे हैं, तो 6 माइनस कर दो। गिनो टोटल एटम्स कितने हैं इसमें। टोटल 15 है, 6 माइनस कर दो। बिल्कुल क्लियर व्यू है आपको। चलो फिर भी देखो, हो सकता है कंफ्यूजन हो। मैंने कहा था आपसे अभी अभी थोड़ी देर पहले कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो प्लेन में। अब इस sp3 कार्बन के 3 एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो उससे अगला एटम हम प्लेन में लेंगे कार्बन। और इस कार्बन के 3 एच, उनमें से एक ही प्लेन में आएगा, दो नहीं आएंगे। एक आएगा प्लेन में, दो एच आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। तो ये एच प्लेन में है, आप देखें है इनके प्लेन में, इनके सबके प्लेन में, सारे ही एक प्लेन में हैं, केवल ये 6H आउट ऑफ प्लेन है।
ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं बॉन्डिंग बेस्ड, बिल्कुल सामान्य क्वेश्चंस होते हैं। चलो ठीक है, खत्म करते हैं इसको, अगला देखो। अब कर लोगे अगर मैं कोई और एल्कीन दूं तो? देखो जिनको समझ में आ गया तरीका वो कर लेंगे, जिनको 3D की जरूरत पड़ रही उनको तो फिर तकलीफ होगी। अगला देखो, सिमिलर एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, मुझे लगता है आप कर लेंगे, बॉन्डिंग बेस्ड ही है, फिर आगे बढ़ेंगे। आप बताओ मुझे, टू ब्यूटाइन में, टू ब्यूटाइन में, एल्काइन में पूछते हैं कोलिनियर एटम, कोलिनियर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स along a line और in one line, इसको कोलिनियर एटम भी बोलते हैं। बता सकते हो कितने एटम्स कोलिनियर है, एक लाइन में है मैक्सिमम? इतनी देर नहीं लगती, सोच के आंसर करो। कुछ बच्चे तो बगैर सोचे ही आंसर कर देते हैं। करेक्ट आंसर है 4। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और नेक्स्ट कार्बन उनसे बॉन्डेड, यही प्लेन में होते हैं, और कोई प्लेन में नहीं होता, सॉरी लाइन में। ये टेट्राहेड्रल होगा ना, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। तो एक लाइन में कितने एटम्स लाई कर रहे हैं मैक्सिमम, बताओ लाइन में? तो आपका आंसर होगा 4, ये चारों। एक लाइन में तो यही लाई करेंगे। बट मैं कहता आपसे कोप्लेनर एटम्स, तो आप दो और लेंगे, एक एच इनका भी ले लेंगे, तो कोप्लेनर एटम्स हो जाएंगे 6, कोलिनियर एटम होंगे 4। समझ में आ रहा है आपको कोलिनियर और कोप्लेनर में डिफरेंस? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे करते हैं। तो ये तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात हुई, सिस एंड ट्रांस। अब कंपैरिजन लिख लो कुछ करेक्टरिस्टिक्स का। एक टेबल बना लो छोटी सी, और उसमें लिखो, पहले कॉलम में लिखो सिस, दूसरे में लिखो ट्रांस। सिस और ट्रांस टू ब्यूटीन अक्सर वो पूछते हैं, तो सिस और ट्रांस टू ब्यूटीन में क्या डिफरेंस है करेक्टरिस्टिक का? मोलर मास तो सेम है। तो सबसे पहला पॉइंट है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो सिस का डाइपोल मूवमेंट हाई होता है और ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट लो होता है।
डाइपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट सिस पोलर मॉलिक्यूल है और ट्रांस का तो जीरो होता है, लो क्या जीरो ही होता है, तो ये नॉन पोलर है। आप जानते हैं डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैंने ये ट्रांस आइसोमर आपको दे दिया, ट्रांस आइसोमर आपको दे दिया। अब अगर आप इसके डाइपोल बनाएं तो डाइपोल बनता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। इन दोनों डाइपोल का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होगा, टेल पे कट करो, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और ठीक अपोजिट लाई करेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो, μ1 इक्वल टू μ2, μ1 लिख देता हूं, बराबर ही है। ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और CH में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन कार्बन की ओर होगी, इधर भी कार्बन की ओर होगी। तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा ट्रांस आइसोमर में? रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। अब आप समझ गए होंगे कि ये पोलर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। बट मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट सिस का लो होता है और ट्रांस का हाई होता है। रीजन इसका ये है कि जो ट्रांस आइसोमर है वो सिमेट्रिकल है अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मॉलिक्यूल का सेंटर बनेगा, मतलब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की पैकिंग अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से बेटर होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट तो डिसाइड करेगी पैकिंग। पैकिंग डिसाइड करेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ट्रांस का। आप खुद ही देख लो, कुछ बॉल्स ले लो जो सिमेट्रिकल हो और कुछ ऐसे पत्थर ले लो जो अनसिमेट्रिकल हो, पैक करके देखो किसकी पैकिंग बेटर होती है, आपको पता लग जाएगा। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पोलर की या नॉन पोलर की वाटर में? तो सिस होगा मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ट्रांस। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी लो होती है, लो थर्मल स्टेबिलिटी, और ट्रांस की ज्यादा होती है हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ट्रांस की ज्यादा इसलिए होती है कि जो ग्रुप होंगे नॉर्मली लार्जर ग्रुप वो अपोजिट मिलते हैं। तो ट्रांस ये सिस और ट्रांस टू ब्यूटीन में ज्यादा पूछते हैं, तो ट्रांस टू ब्यूटीन मोर स्टेबल होता है सिस से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी तो इतना ही रखेंगे।
बाकी डिटेल आपको 12th में पढ़ाएंगे। लिख लिया इतना? ओके, नेक्स्ट लिखो, एक और है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी 12th में एल्काइल हैलाइड चैप्टर में है, एनसीईआरटी में 12th के चैप्टर में है, बट अभी मैं आपको इसका डेफिनेशन का आइडिया दूंगा। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे पास एक ऐसा कार्बन हो जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो। जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो, ध्यान देना, 4 डिफरेंट ग्रुप। ये जो फिगर मैंने बनाया है इसको कहते हैं वेज एंड डैश। इसमें ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये दोनों सिंपल लाइन से जो बॉन्ड बने हैं, और एक डैश और एक सॉलिड, ये बॉन्ड क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको? ये दोनों बॉन्ड आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दे आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, या जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसके प्लेन में है ये दोनों, और ये स्क्रीन से दूर जा रहा है और ये स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है आपकी तरफ। सो दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हैं अगर, तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एंड दिस इज टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। आपकी तरफ ये आ रहा है स्क्रीन से बाहर निकल के, और ये स्क्रीन के प्लेन में। इस प्रेजेंटेशन का नाम है वेज एंड डैश। और ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो, ये जो कार्बन है इसे मैंने मार्क कर दिया, ये कार्बन जो 4 ग्रुप से बॉन्डेड है, 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, इस कार्बन का भी नाम होता है, इस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो उसका नाम है कायरल कार्बन। ये तो प्रेजेंटेशन है, ये तो प्रेजेंटेशन की बात है। आप मुझे बताओ अब एक सिंपल सी बात, क्या इस मॉलिक्यूल को आप 2 सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? क्या इस मॉलिक्यूल को आप 2 सेम पार्ट्स में कट कर सकते हो? बताओ कैसे कट करोगे 2 सेम पार्ट्स में? आंसर है नो। ये मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का दूसरा नाम है कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल। और जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होंगे वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे।
क्या मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने का, अभी बताते हैं आपको। बट जितने भी कायरल मॉलिक्यूल हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर इस पे दो ग्रुप सेम हो जाएं, अगर दो ग्रुप सेम हो जाएं, कोई भी दो ग्रुप, एनी टू ग्रुप, एनी टू ग्रुप अगर आप सेम ले लें, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा अकायरल। अकायरल मतलब सिमेट्रिकल, या इसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो, जिसके माइंड में 3D बन चुका है, अवे टुवार्ड्स ऑब्जर्वर इन द प्लेन, जिसके दिमाग में ये चार बॉन्ड की डायरेक्शन बन चुकी है, उसे तो समझ में आ गया होगा कि ये सिमेट्रिकल है। जो रट रहा है उसे समझ में नहीं आया होगा। जिसको ये बॉन्ड दिख रहे हैं उसे समझ में आ गया होगा। देखो बताता हूं मैं, ये सिमेट्रिकल कैसे, कहां से कट करें इसको। तो आप इसको कट करें इस तरह से कि ये सारे एक प्लेन में आए, और यहां से कट होते हुए जाएगा। ये क्या बचेगा जरा देखो, इस डी के अपोजिट डी बचेगा। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा कि नहीं। अब देखो, मैं समझ गया कि आपको 3D दिख नहीं रहा, कोई रिएक्शन नहीं। देखो मैं दिखाता हूं। ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है सबको, ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है सबको। ओके, बहुत बढ़िया। ये कार्बन है, कायरल कार्बन, जो मैं अब बनाने जा रहा हूं। मैं अलग अलग ग्रुप ले लेता हूं। एक मैंने ले लिया F, एक मैं ले लेता हूं OH, या OH में दो एटम आ जाएंगे, सिंगल एटम का ही लेते हैं, Cl। ठीक है, और बाकी दोनों और डिफरेंट कर लो, कोई परेशानी नहीं, कुछ और ले लो, ये Br। क्या हो गया इसको, चलो वो खराब हो गया स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रही है ये। अरे जल्दी जल्दी करो। F ले लिया, Br ले लो, यहाँ कोई और डिफरेंट ले लो, और एक हाइड्रोजन काफी है। ये है, ये मेरे पास है एक मॉलिक्यूल जिसमें चारों ग्रुप मैंने डिफरेंट लिए। अब ये एक से लग रहे हैं, थोड़ा इसको हटा देते हैं, थोड़ा इसको अलग कर देते हैं। कोई और सिंगल एटम वाला है इसमें। सिंगल एटम वाला ही तो वैलेंसी है ना, इसी को ही लेते हैं। ये चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा।
ये आपके पास है, आप देखें ध्यान से, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। क्या इस मॉलिक्यूल को 2 सेम पार्ट्स में आप कट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये मॉलिक्यूल है कायरल मॉलिक्यूल, यू कैन नॉट कट इनटू 2 सेम पार्ट्स। ठीक। अब देखो, अगर मैं क्या किया, मैंने इन दोनों को सेम ग्रुप ले लिया, मैंने जो यहाँ पे डी लिखा था ना, मैंने यहाँ पे सेम ग्रुप ले लिए। क्या अब इसको 2 सेम पार्ट्स में कट कर सकते हैं? आंसर है यस। और प्लेन कहां से जाएगा? हाइड्रोजन, कार्बन और ये जो आपको कलर दिख रहा है, ऐसे सोचो, यहां से मैं ऐसे बना रहा हूं। जरा देखो, आप यहां से कट करें, अगर इसको यहां से कट करें तो क्या बचेगा? अपोजिट ये 2 लाइक ग्रुप बचेंगे कि नहीं? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया अकायरल। जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाए वो होता है अकायरल। चलो, तो अब टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे, इसको जल्दी पूरा करेंगे, ज्यादा नहीं लगाना इसमें। समझ में आ गया कैसे पहचाना हमने कायरल और अकायरल? ओके। अब बात मैं करने वाला हूं, व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का क्या मतलब है? ऑप्टिकल मतलब बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। सीधे सीधे मैं कहूं, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो ये है बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर आप एक सैंपल ले लें कायरल मॉलिक्यूल का, अगर आप एक सैंपल ले लें कायरल मॉलिक्यूल का, और इसमें पास कराएं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप बना चुके हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव। तो ईएम वेव का जो ये प्लेन है वो इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, ऐसे दिखाया जाता है। ये जो एरो मैंने बनाया ये बता रहा है वाइब्रेशन ऑफ ईएम वेव। ये प्लेन वाइब्रेशन है ऑफ ईएम वेव, एक प्लेन मैंने बनाया। तो ऐसी लाइट का नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी आप इसको याद कर लें, ज्यादा अच्छा है। फिजिक्स में ऑप्टिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम ही है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तब आपको ये बात ठीक से समझ में आएगी। अभी आप इसको याद कर लें कि ये मेरे पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये डबल हेडेड एरो जो मैंने बनाया है बोथ साइड्स, ये एरो क्या बता रहा है आपको? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। किसके वाइब्रेशन? किसके वाइब्रेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है ईएम वेव का। जब ये लाइट कायरल मॉलिक्यूल के सैंपल के थ्रू पास होती है, जब इसके थ्रू पास होती है तो 3 पॉसिबिलिटी आती हैं। या तो हो सकता है कि ये जो प्लेन है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, ये प्लेन।
और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोटेशन ना आए, पर इस केस में रोटेशन की तो बात होगी नहीं क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल है। अगर रोटेशन नहीं आता है तो वो अकायरल के लिए है, तो ये केस तो है नहीं यहां पे। दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्या रोटेट होगा? दिस प्लेन। कौन सा प्लेन? जिसमें ईएम वेव वाइब्रेट कर रही है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो कायरल मॉलिक्यूल का नाम होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे स्मॉल डी से डिनोट करेंगे या प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। स्मॉल एल से डिनोट करेंगे या माइनस साइन से। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर करेंगे, किस चीज में डिफर करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स में किस चीज का डिफरेंस होगा? बॉन्डिंग का? नो। किस चीज का डिफरेंस होगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स में डिफरेंस होगा बिहेवियर का। बिहेवियर टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। बिहेवियर टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। या तो डेक्सोरोटेटरी होगा या लीवोरोटेटरी होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का डी और एल बिहेवियर डिफरेंट होता है। कैपिटल डी एल नहीं, स्मॉल डी स्मॉल एल, ये बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने कोई ये मॉलिक्यूल बनाया, कायरल मॉलिक्यूल, ध्यान देना। कोई भी मॉलिक्यूल बनाया, यहां पे H लिख दिया, यहां मिथाइल लिख दिया, यहां Br लिख दिया, यहां Cl लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी एक पेयर को इंटरचेंज करो, किसी भी एक पेयर को, योर चॉइस। मान लीजिए मैंने Br और Cl को इंटरचेंज कर लिया। Br और Cl को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इन दो मॉलिक्यूल में किस चीज का डिफरेंस है? इन दो मॉलिक्यूल में एटम्स या ग्रुप्स की रिलेटिव पोजीशन का डिफरेंस है, या सुनो, बाकी तो सब सेम है। तो फर्स्ट और सेकंड को स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। और अगर इनके सैंपल लेके लाइट पास कराए ना, तो एक कोई डेक्स्ट्रो निकलेगा, दूसरा लीवो निकलेगा। सेम ऑप्टिकल बिहेवियर नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग सेम है, but their behavior towards plane polarized light will be different. तो इसलिए इन आइसोमर्स का नाम क्या पड़ गया? फर्स्ट और सेकंड क्या कहलाएंगे? फर्स्ट और सेकंड कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। मीनिंग क्लियर है? व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स? they have same molecular formulas, they have same bonding, but different property. कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है? their behavior towards plane polarized light. इसलिए इनका नाम पड़ गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। लाइट के लिए डिफरेंट है ये, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या हम ये बता सकते हैं कि फर्स्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा?
आंसर है नो। स्ट्रक्चर से, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द D and L behavior of the molecule. We cannot predict the D and L behavior from the structure. स्ट्रक्चर से केवल इतना बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आ गया समझ में? तो ध्यान रहे, डी एंड एल बिहेवियर थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते, मतलब थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। इसके लिए तो एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। डी एंड एल बिहेवियर एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, नॉट थ्योरेटिकली। ठीक है। अब प्रॉब्लम अभी जो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको जो आना चाहिए वो इस तरह की प्रॉब्लम। बताओ मुझे आप 2 क्लोरोपेंटेन एंड 3 क्लोरोपेंटेन में कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बोथ, नन और एनीवन? ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? तो बहुत ही आसान है ये बताना, सिंपल है बिल्कुल। अर्शिया ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। ये है फर्स्ट वन, ये नहीं होगा। फर्स्ट क्यों होगा ये साफ समझ में आता है। इस पे आप ध्यान से देखें तो 4 ग्रुप डिफरेंट है। इसके बाद ये पूरी कार्बन चेन, इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड है, ये कायरल है, दिस इज कायरल, कायरल मॉलिक्यूल। पर ये कायरल नहीं है, दिस इज अकायरल। ये सिमेट्रिकल है, साफ दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं? जिनको ये समझ में नहीं आ रहा देखने से वो IUPAC नंबरिंग करें, लेफ्ट से नंबर करो राइट से नंबर करो, कोई फर्क पड़ेगा बताओ? और लेफ्ट राइट से नंबरिंग का फर्क तब नहीं पड़ेगा जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। सिंपल बात है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की IUPAC नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो, सेम ही होगी। आ गया समझ में सबको? जल्दी करो। तो इतना अभी ऑप्टिकल में पढ़ाएंगे, ऑप्टिकल अभी बहुत डिटेल बाकी है, वो 12th में समझाएंगे आपको, सारा सारा 12th में समझाएंगे। हमारे पास पूरा टाइम होगा, आपको पूरा 3D दिखा के बिल्कुल दिमाग में बिठा देंगे कि क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।